बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की न्यूमेरिकल्स को हम आज के इस लेक्चर में सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका पहला सवाल है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। इक्वेशन को देखना है और इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। देखिए, मैंने आपको इस चैप्टर में समझाया था, चैप्टर नंबर 1 में उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि इक्वेशन जो है दो तरीके से सॉल्व होती है। एक तो इक्वेशन का मेथड सिंपल ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मुझे जैसे व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस वाटर। तो भाई हम देखेंगे कि क्या इक्वेशन बैलेंस है। स्टेप नंबर 1 हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट साइड पर देखें कि एलिमेंट कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पर देखें एलिमेंट कितने हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यानी ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 लगा दिया। जब यहाँ 2 लगाया तो हाइड्रोजन तो 4 हो गए, 2 2 ज़ा 4। ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2, क्योंकि ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। तो यानी हाइड्रोजन की तादाद 4 हो गई, ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 2 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का इजाफा कर देंगे हाइड्रोजन के फ्रंट पे। तो जब हम यहाँ 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो गई, ठीक है, और ऑक्सीजन भी 2 हो गई दोनों साइड्स पर। तो इक्वेशन हो गई बैलेंस। इस पर हमने क्या किया, होल नंबर का यूज़ किया, यानी 2 4 6 8, ठीक है, इवन नंबर्स, होल नंबर में इवन नंबर्स का यूज़ किया। अच्छा, कभी ये होता है कि आप जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके जो पास जो रिएक्टेंट पे या प्रोडक्ट साइड पर जो एटम्स की तादाद है वो 3 हो सकती है या वो 5 पे आ जाए। यानी आप इक्वेशन बैलेंस करने तो इक्वेशन ऑड नंबर में आ जाए, 3 5 या 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, एटम्स हो रहे हैं। तो अब आप इसको ज़ाहिर है कोई इवन नंबर लगाकर तो इसको बैलेंस नहीं कर सकते, और डायरेक्टली कोई आप ओड नंबर भी नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यही मेथड हम यूज़ करेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए हमारे पास कि एटम्स की तादाद क्या हो जाए, ओड नंबर में आ जाए, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जितने हमें एटम्स चाहिए, फॉर एग्जांपल 3 चाहिए तो 3 अपॉन जितने एटम्स हमें काटने हैं 3/2 उसका इस फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। या 5 अगर एटम्स हमें चाहिए बैलेंस करने के लिए तो 5/2, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वो इस फर्स्ट इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मेथड हम यहाँ समझेंगे कि किस तरीके से किया जाएगा। इसको गौर से देखिएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड पर यानी लेफ़्ट साइड पर लिखना है और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड पर लिखना है, यानी राइट साइड पर लिखना है। तो स्टेप नंबर 1 हमें जो बताता है उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, स्टेप नंबर 1, अब इसमें देखिए हमारे पास नाइट्रोजन कितना है, रिएक्टेंट साइड पर 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड पर देखेंगे नाइट्रोजन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो कौन सी चीज़ अनबैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें तब्दीली करनी है वहाँ पे हम कोई भी होल नंबर का यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर एटम्स की तादाद कम है, यानी जहाँ पर कम होगी बैलेंस करने में इक्वेशन, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन में प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन की तादाद 2 है, तो इसको हमें क्या करना है, 3 करना है, तो हम यहाँ ही इजाफा करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली किसी और जगह पे हमें नंबर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 लगा के देखते हैं। ठीक है, अब बल्कि स्टेप 2 में कर लेते हैं इसको। अगेन इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, NH3 प्लस O2 और ये एरो NO देन प्लस H2O।
अब देखें इसमें, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं। जब हमने 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना, 2 2 ज़ा 4। और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, अब यानी इसके यहाँ पे भी हम एलिमेंट्स को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है, अगेन नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए, 4 हो गए, हमने 2 लगा के देखा। और ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गए। तो अब देखिए हमें ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गई, हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया और ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस्ड हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे। ठीक है, कि हाइड्रोजन की तादाद क्या हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया, तो 2 3 ज़ा 6 हाइड्रोजन हो गए। जब हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गए तो हमें यहाँ पे भी 6 करने, तो हम यहाँ पे वापस 3 का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन हो गए। और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 था तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे ताकि नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाए। तो नाइट्रोजन N2 और यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितनी हो गई, 2। अब क्या अनबैलेंस रह गया, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देखें यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 2। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड पर कितनी है, 2 and 3 है, 3 1 ज़ा 3, 3 and 2 कितने हो जाएंगी, 5। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो हम कोई होल नंबर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, यानी हम अगर 2 लगाते हैं तो 4 हो जाती है हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पे 3 लगाते हैं, 3 2 ज़ा 6, तो हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 6 हो जाती है। 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन जो है 4 हो जाती है, 3 लगाते हैं तो ऑक्सीजन 6 हो जाती है। या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया कि अब हमें फ्रैक्शन का यूज़ करना है। अब हमें कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 5। तो मैं 5/2 का फ्रैक्शन का यूज़ करूँगा इस इक्वेशन को बैलेंस करने में। देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर मैं अगेन इक्वेशन लिख लेता हूँ, जहाँ तक हमने इसको बैलेंस किया था वहाँ तक लिख लेते हैं। 2NH3 और प्लस O2, देन 2NO, देन प्लस 3H2O। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, 5/2। इसको कहते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना बाय फ्रैक्शन मेथड, है ना। अब ये जो 5/2 का यूज़ किया, इसमें से 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 5 बचा। तो अब फाइनली हमारे पास स्टेप 3 के अंदर, स्टेप 2 के अंदर हमने बैलेंस किया और स्टेप 3 के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो बैलेंस की इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, 2NH3 प्लस 5O2, 5 ऑक्सीजन, देन 2NO, देन प्लस 3H2O। now equation is chemically balanced। ये ज़रूर आपने अपने आंसर के आखिर में ये मेंशन करना है। नाउ इक्वेशन इज केमिकली बैलेंस्ड। अब आई होप कि आपको ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई होगी। इसमें हमने फ्रैक्शन मेथड का यूज़ किया, यानी जहाँ पे होल नंबर का यानी 2 4 5 इवन नंबर्स का यूज़ नहीं कर सकते हम, तो वहाँ पे हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। अब ये इक्वेशन हमें बैलेंस करनी है। पोटेशियम लेफ़्ट साइड पे देखेंगे कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है। पोटेशियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। राइट साइड पर पोटेशियम की तादाद कितनी है, 1 है। नाइट्रोजन कितनी है, अगेन ये भी 1 है। और हमारे पास सॉरी यहाँ पे इस सवाल में हमारे पास आएगी O2, ठीक है। और ऑक्सीजन टोटल कितनी है, टोटल ऑक्सीजन को देखेंगे तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। तो ज़ाहिर है पोटेशियम नाइट्रोजन तो बैलेंस है और ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अब स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 1 में हमने
क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर को हमें क्या करना है, उतारना है। ठीक है कि भाई रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट कितनी है हमारे पास। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो पेंसिल का यूज़ किया जाए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अगेन इक्वेशन उतार देंगे, KNO3 और KNO2 प्लस O2। अब देखें कि हमारे पास तो अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, देखें पोटेशियम यहाँ पे 1 थी, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन कितने हो गई, ऑक्सीजन 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब जब हमने 2 लगाया तो पोटेशियम 2 हो गई। ठीक है, अब 2 नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, और 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर हम यहाँ पे बल्कि अगेन यहाँ पे यूज़ करेंगे पोटेशियम। इस यहाँ पे 2 लगाएंगे तो उसमें पोटेशियम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगी, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगी, और ऑक्सीजन 2 2 जा 4 एंड 2 6, ऑक्सीजन भी 6 हो गई। नाउ इक्वेशन केमिकली बैलेंस्ड। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। और फाइनली क्या बनी हमारे पास, 2KNO3 और 2KNO2 प्लस O2। ठीक है, फाइनली दिस इक्वेशन इज केमिकली बैलेंस्ड। नाउ इक्वेशन केमिकली बैलेंस्ड। नाउ इक्वेशन केमिकली बैलेंस्ड। ठीक है, देन इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर जो C है, Ca प्लस H2O, देन हमारे पास Ca, बल्कि इसको मैं सही करके लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने 2 इक्वेशन लिखी हैं आपके पास, इक्वेशन C एंड इक्वेशन D। तो पोटेशियम अगेन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, अब स्टेप नंबर 1 ने लिख रहा है, अब आप अपने जहन में रखें। स्टेप नंबर 1 में हमें अनबैलेंस्ड जो तादाद है एटम्स की वो लिखनी है। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें जो हम नंबर यूज़ करना चाहें होल नंबर बैलेंस करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, और स्टेप नंबर 3 में फाइनली बैलेंस इक्वेशन लिख देंगे। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे भाई, एलिमेंट्स को अलग करेंगे, रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर। कैल्शियम जो है वो 1 है, हाइड्रोजन वो 2 है ना, और ऑक्सीजन क्या है, ये 1 है। देन अब यहाँ प्रोडक्ट साइड पर कैल्शियम की तादाद कितनी है, और कहीं भी नहीं है, यानी 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब देखें यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको 2 नज़र आ रहा है, ये 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी 2 1 जा 2, यानी 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 2 एंड 2 4। ठीक है, हाइड्रोजन की तादाद कितनी हो गई, 4, और ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, ये 2 है। अब ये हमारे पास कौन सी चीज़ें बैलेंस्ड है, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, बाकी कैल्शियम बैलेंस है। ठीक है, कैल्शियम बैलेंस है, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो स्टेप 2 के अंदर हम अगेन यही इक्वेशन उतारेंगे, Ca प्लस H2O, देन CaOH2, देन H2। तो भाई हमें अब देखना है कि कहाँ पे हमें कौन सा नंबर यूज़ करना है। कैल्शियम तो बैलेंस्ड है, इसलिए इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, दोनों साइड पे बराबर है। और हाइड्रोजन क्या थी, हाइड्रोजन वहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। जब हम यहाँ 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन तो 4 हो गई, 2 2 जा 4। ठीक है,
हाइड्रोजन 4 हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 हो गई। लेकिन अब क्या चीज़ अनबैलेंस हो गई, शायद ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गई। यहाँ पे 2 थी ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 थी, तो यहाँ पे 2 1 2, बल्कि इस 2 को लगाने से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, है ना। यहाँ पे जब हमने 2 लगाया तो ये 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई करेगा और ऑक्सीजन से भी, तो 2 2 4 और 2 1 2। ऑक्सीजन की तादाद रिएक्टेंट साइड पर 2 है, प्रोडक्ट साइड पर पहले से ही ऑक्सीजन की तादाद क्या थी, 2 थी। नाउ स्टेप नंबर 3 के अंदर अब हम देखेंगे फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या है, Ca और प्लस 2H2O देन CaOH2 देन प्लस H2। अब लिखेंगे हम नाउ इक्वेशन इज केमिकली बैलेंस। नाउ इक्वेशन केमिकली बैलेंस्ड। अब इसको देख लेते हैं। सोडियम स्टेप नंबर 1 में सोडियम रिएक्टेंट साइड पर 1 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर 1 है, और उसके बाद आपके पास कार्बन है, कार्बन रिएक्टेंट साइड पर 1 है और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर 3 है। इसी तरीके से प्रोडक्ट साइड पर देखेंगे नाइट्रोजन की तादाद 1 है, उसके बाद हाइड्रोजन की तादाद 2 है, कार्बन की तादाद 1 और 1 कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन की तादाद कितनी है 3 and 1 4 into 6, 3 और 1 4 और 2 6, ठीक है, 6 ऑक्सीजन है हमारे। अब हमें क्या करना है, क्या चीज़ अनबैलेंस है, सिर्फ और सिर्फ सॉरी नाइट्रोजन कर दिया इसको मैंने, सोडियम बैलेंस्ड है, बाकी तमाम जो एलिमेंट्स है वो अनबैलेंस्ड है। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 इसके अंदर आपको पता है हम यही अनबैलेंस इक्वेशन लिखेंगे अगेन, और Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। तो अगेन थोड़ी सी तादाद दोबारा लिख लें हम। सोडियम 1 था, ये तो बैलेंस था, है ना, सोडियम तो बैलेंस्ड है दोनों साइड पर, और हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे 1 है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन 2 है, तो रिएक्टेंट साइड पर बैलेंस करने के लिए इसके आगे हम 2 का यूज़ करेंगे। तो हाइड्रोजन के आगे तो हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्योंकि विद इन अ फार्मूला कोई भी नंबर नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि अगर हमने विद इन अ फार्मूला कुछ लगाया तो उस केमिकल कंपाउंड की जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वाटर का फार्मूला H2O है ना, और अगर हमने सिर्फ क्या किया कि ऑक्सीजन का एक एटम बढ़ा दिया यानी H2O2 कर दिया, तो मुकम्मल तौर पे ये कंपाउंड ही चेंज हो गया, वाटर से बन गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि बिल्कुल टोटली डिफरेंट है वाटर से। तो इसलिए हम फार्मूला के बीच में तो कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते कि डायरेक्टली हाइड्रोजन के फ्रंट पे मैं 2 लगा दूँ, तो पूरे फार्मूले पे के शुरू में लगाना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन तो 2 1 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, लेकिन सोडियम जो है वो भी 2 हो जाएगी, सही है। और फिर कार्बन आपकी उसके अंदर भी चेंज आएगा, देखते हैं क्या करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन है, कार्बन की तादाद 1 थी, यहाँ पे कार्बन की तादाद कितनी है 2 है, ऑक्सीजन की तादाद 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की तादाद 6 है। तो हमने क्या किया, जब हाइड्रोजन के आगे हमने 2, जब फार्मूला के फ्रंट पे हमने 2 लगाया तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई दोनों साइड पर, लेकिन सोडियम अनबैलेंस हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अब इसमें बल्कि सोडियम हमारे पास यहाँ पर 2 थी, तो इसका मतलब हमें सोडियम बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, सोडियम खुद बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन 2 है, सोडियम 2 है, अभी हाइड्रोजन और सोडियम हमारे बराबर होगी। कार्बन को देखेंगे तो कार्बन भी यहाँ पे इस 2 को लगाने से कार्बन भी 2 हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट साइड पर भी 2 थी, ठीक है। ऑक्सीजन 2 3 6, ऑक्सीजन से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो ये भी हमारे पास 6 हो गई। इसका मतलब सिर्फ 2 लगा देने से हमारी ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। अब बल्कि कार्बन को अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन की तादाद 1 है, यहाँ पे 1, टोटल क्या थी 2 थी, तो इक्वेशन एक नंबर की यूज़ करने से पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई।
तो स्टेप 3 के अंदर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दें, 2NaHCO3 और देन Na2CO3 प्लस H2O देन प्लस CO2. Now equation is chemically balanced. ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है. फाइनल इक्वेशन इसके बाद उसको देख लेते हैं. अब यहाँ पे आखिरी हमारे पास इक्वेशन है CO प्लस O2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ तो बनी कार्बन डाइऑक्साइड. अब सिंपल देख लें, इसको स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, इसको बिल्कुल आसान है. लेकिन स्टेप आपको एग्जाम में ज़रूर इसको स्टेप वाइज आपको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है. अच्छा, कार्बन तो देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे. तो जब हम यहाँ 2 लगाते हैं फ्रंट पे, ठीक है, डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको, 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन 4 हो गई, कार्बन 2 हो गई. तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन तो 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितनी हो गई, 4 हो गई और कार्बन 2 हो गई. तो कार्बन 2 और ऑक्सीजन 4 है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 O2 4 4 ऑक्सीजन और 2 कार्बन एंड 4 ऑक्सीजन. इक्वेशन इज केमिकली बैलेंस्ड. ये मेथड आपको यूज़ करना है जब आप कोई MCQ सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, MCQs में इक्वेशन आ गई तो ज़ाहिर है आपको स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको सॉल्व जो है वो क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के अंदर आपसे पूछा जाए, इक्वेशन को बैलेंस करने का सवाल आए, तो फिर यहाँ पर आपने स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को बैलेंस करना है. तो आई होप कि आपको क्वेश्चन 1 जो बैलेंस था केमिकल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड, ये क्लियर हो गया होगा इस न्यूमेरिकल का. नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं. कैलकुलेट द फार्मूला मास AMU ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, हमें क्या करना है, फार्मूला मास कैलकुलेट करना है इन तमाम मॉलिक्यूल्स का और कंपाउंड्स का. तो देखें, सबसे पहले फार्मूला मास मालूम करने के लिए आपको एटम के मास का पता होना ज़रूरी है. ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कि Al एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या है, क्लोरीन का क्या है. तो आपको सिंगल एटम का मास का पता होना ज़रूरी है, तभी आप उसका क्या निकालेंगे, फार्मूला मास निकालेंगे उन कंपाउंड्स का. तो अब सबसे पहले एल्यूमिनियम का एक एटम का मास कितना है, 27. ठीक है, तो हम एलिमेंट की जगह उसका एटॉमिक मास लिख देंगे. एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है, 27, और कितने एल्यूमिनियम एटम है, 2 है, 2 लिख देंगे. फिर यहाँ पर ये एटम मुकम्मल हो गया तो दूसरा एटम स्टार्ट हुआ है, तो उससे पहले हम क्रॉस की निशानी लगा देंगे. फिर ऑक्सीजन स्टार्ट हुआ है, तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना है, 16, और कितने एटम है ऑक्सीजन के, 3 है, सॉरी यहाँ पे प्लस की निशानी लगाएंगे. और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, तो टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के एटम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 है, तो 16 3 ज़ा. अब 16 को हम 3 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 48, 16 3 48. ठीक है, तो हम यहाँ पे 48 लिख देंगे, 48 प्लस और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54. तो इसको दोनों का हम क्या करते हैं, प्लस कर दें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 102 AMU. इसके आगे आप AMU ज़रूर लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट. क्लियर हो गया. मैग्नीशियम क्लोराइड का हम इसको बैलेंस करके देखते हैं. मैग्नीशियम का एक एटम का मास 24 है, क्लोरीन के एक एटम का मास है, यानी यहाँ पे ये एटम मुकम्मल हुआ तो देखिए मैं प्लस की निशानी लगाइए. क्लोरीन स्टार्ट हुआ तो एक एटम का मास 35.5 है. तो कितने हैं क्लोरीन के एटम्स, 2 है, सो आप मल्टीप्लाई कर दें.
तो 24 प्लस 35.5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 71, ठीक है। 0.5 35 35 71 हो जाएगा। 24 प्लस 71, अब इसको हम कर लें, कितना आ जाएगा 95, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एक एटम का मास है 23, क्लोरीन का कितना है 35.5। अब टोटल इसको प्लस कर दें तो 35 और 23 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 50 और 5 58.5, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास 58.5। इसके आगे एम यू आपको ज़रूर लिखना है, ये इसका यूनिट है AMU। आसान है बिल्कुल। आपको सिंपल क्या करना है कि जो भी एटम का मास है वो लिखना है। जब एक एटम मुकम्मल हो जाए, दूसरा एटम स्टार्ट हो जाए, उसके लिए हमें प्लस की निशानी लगानी है। और एक एटम अगर जितनी उसकी तादाद है वो लिखने के बाद उसको ब्रैकेट के नीचे उसकी तादाद लिख देंगे, बस। ये आसान तरीका है इक्वेशन को कैलकुलेट करना, फार्मूला मास। देन KNO3 पोटेशियम का एक एटम का मास कितना है, इसका है 39। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे 39 प्लस नाइट्रोजन का 14 है और ऑक्सीजन का कितना है 16। तो 16 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 3 ज़ा 48 होता है और 14 प्लस 39। अब हम तीनों नंबर्स को क्या कर लें, आपस में प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने पे आंसर आएगा 101। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फार्मूला मास को कैलकुलेट करना है। तो याद रखिएगा फार्मूला मास का जो मेथड है वही मॉलिक्यूलर मास मालूम करने का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने का है। कैलकुलेट करना है हमें मॉलिक्यूलर मास AMU के अंदर इन तमाम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स का। तो कार्बन का आपको पता है एक एटम का मास कितना है 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दो कार्बन एटम है, फिर यह कार्बन मुकम्मल हो गया तो प्लस की निशानी लगाएंगे। हाइड्रोजन स्टार्ट हुआ है, हाइड्रोजन का एक एटम का मास है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5। देन हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन स्टार्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन का 16 एक एटम का, और इसके कितने एक ही एटम है तो इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1, कार्बन का 12 था, 2 कार्बन थे तो मल्टीप्लाई बाय 2, कार्बन कंप्लीट हुआ प्लस की निशानी लगा दी, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन स्टार्ट हुआ है, हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 है तो 5 हाइड्रोजन थे, 5 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 5। देन ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अब इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर ले, 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 5 ज़ा 5 प्लस 16 और प्लस 1। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास टोटल, इसको कैलकुलेट कर लो। तो टोटल हो जाएंगे 46। वाटर का एक एटम का मास कितना है हमारे पास, वाटर का एक एटम का मास है 1, हाइड्रोजन का 1 है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2 हैं, ये मुकम्मल हो गए। फिर प्लस की निशानी, ऑक्सीजन का एटम स्टार्ट हुआ है तो 16, तो 1 2 ज़ा 2 प्लस 16 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 18। और AMU ज़रूर लिखना है क्योंकि ये इसका यूनिट है। तो इसको हम कहेंगे मोलिकुलर मास, ठीक है। कंपाउंड में मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में कंपाउंड और मोलिक्यूल के बारे में, और मोलिकुलर फार्मूला क्यों बोलते हैं या फार्मूला मास क्यों बोलते हैं, मोलिकुलर मास क्यों बोलते हैं और फार्मूला मास क्यों बोलते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया डिटेल्स। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है H2O AMU। देन नाइट्रोजन का क्या है आपके पास, एक एटम का नाइट्रोजन का एक एटम का मास 14 है। नाइट्रोजन का एक ही एटम था इसलिए आगे प्लस की निशानी लगाएंगे। फिर हाइड्रोजन 1 है और कितने हाइड्रोजन है 3 है, तो 14 और देन प्लस 1 3 ज़ा 3, 14 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 17 AMU। देन कार्बन का एक एटम का मास 12 है और ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना है 16। तो अब इसको आप कर लें 16 मल्टीप्लाई बाई 2 और 12 प्लस 16 2 ज़ा 32, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 44 AMU, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्वेश्चन 4 हमारे पास कंटिन्यू। हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के हमें 40 ग्राम दिए गए हैं। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके 40 ग्राम हमें दिए गए हैं और कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम डेटा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन मास हमारे पास, गिवन मास सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है 40 ग्राम, और इसका मोलर मास हम निकालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। व्हाट इज़ मोलर मास, मैंने आपको बताया था किसी भी एटम के मास को अगर हम AMU की जगह ग्राम में शो करेंगे तो कहलाएगा उसका मोलर मास। समझाता हूँ आपको, फार्मूला लिख देते हैं H2SO4। इसका मोलर मास क्या आएगा, बिल्कुल सेम तरीका है जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। यानी हाइड्रोजन का एटम का मास कितना है, एक एटम का मास 1 है, कितने हाइड्रोजन एटम में 2, सल्फर के एक एटम का मास 32 है। ठीक है, सल्फर एटम के पास और कोई एटम नहीं है, होते तो मैं उसको मल्टीप्लाई करता। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, कितने ऑक्सीजन एटम है 4। अब 16 फोर ज़ा 64 प्लस 32 और फिर प्लस 2, इसको आप जो है प्लस कर देंगे आपस में, तो ये तो हो जाएगा 34 प्लस 64, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कितना 98 ग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा मोलर मास किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। अगर मैं इसको ग्राम की जगह पर AMU लिखता, ठीक है, ग्राम की जगह पे क्या लिखता AMU, तो कहलाता मोलिकुलर मास। लेकिन मैंने ग्राम की AMU की जगह पर मैंने क्या लिखा है, ग्राम लिखा। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में मालूम क्या करना था भाई, मोल मालूम करने थे, तो हम लिख देंगे मोल और आगे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसका सॉल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। सॉल्यूशन में हम देखते हैं, तो इसका फार्मूला क्या है कि मोल इक्वल टू, मोल किसके बराबर होंगे, जो भी गिवन मास हो उस गिवन मास को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है मोलर मास। मोलर मास मैंने अभी आपको बताया, मास रिप्रेजेंट, इसको हम ग्राम के अंदर शो करें वो कहलाता है मोलर मास। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई, मोल बराबर है किसके, मोल इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या आएगा, गिवन मास कितना था हमारे पास 40 ग्राम, 40 ग्राम ऊपर लिख देंगे, और मोलर मास कितना आया था 98। तो देखें असूल भी यही है कि आपको सबसे पहले यूनिट सेम लेकर आने, यानी जो भी वैल्यूज़ अगर आपको डिवाइड करनी है तो उन दोनों की यूनिट सेम होने चाहिए। तो अब इनको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। तो आंसर आएगा 0.408। तो हमारे पास मोल किसके इक्वल आ जाएंगे, 0.408। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 40 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि लास्ट आपके पास क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का चैप्टर नंबर 1 के, इसमें हमें मालूम करना है कि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, A 16 ग्राम ऑफ H2CO3 में और B है 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 के अंदर। बिल्कुल आसान है, हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने पहले, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे, यानी सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें गिवन मास कितना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ G डॉट मास। गिवन मास कितना है हमारे पास 16 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना आएगा, मोलर मास ऑफ H2CO3 निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस की निशानी, कार्बन स्टार्ट हुआ है, कार्बन का एक एटम का मास 12 है, प्लस फिर ऑक्सीजन स्टार्ट हुआ है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, 16 3 ज़ा 48 प्लस 12 प्लस 2, तो इसको हम प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये तो हो जाएगा 14 प्लस 48, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60, ये तो हो जाएगा 48
14 प्लस 48 इक्वल्स टू, अब ये कितना आ जाएगा, इसको आप प्लस कर देंगे 62 ग्राम। फिर हमें मोल मालूम करने, ठीक है, और इसके अलावा हमें मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है, ठीक है। दो चीज़ें हमें मालूम करनी है, डेटा हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। यहाँ पे फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, अब सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। अब सॉल्यूशन, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है कि आप गिवन मास जो भी है उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, m डॉट मास। गिवन मास कितना है आपका 16 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास कितना था 62 ग्राम। अब इसको दोनों का हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25 मोल, क्योंकि ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मोल्स मिल जाएंगे 0.25। अब मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालनी है, तो सिंपल बिल्कुल आसान तरीका है कि जब भी आपको मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की तादाद किसी भी आपको मोल दिया हुआ है, मोल हमें मिल गया, अब इसकी मॉलिक्यूल्स या एटम्स की तादाद हमें मालूम करनी है, तो उसका तरीका क्या होगा कि हम एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल से। अब हमारे पास, अब हमें मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है, ठीक है। क्या क्या तरीका होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दे देता हूँ एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रोस नंबर। अब ये नंबर क्या था आपको याद होगा कि इसको हमने बताया था कि कैपिटल N होगा और कैपिटल A होगा, इस तरह से इसको शो करते हैं एवोगैड्रो नंबर को, और नंबर ऑफ मोल्स को हम सिंपल M से शो कर देते हैं। तो हमें अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। मोल्स की तादाद तो निकल गई थी 0.25, अब इसको मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से जो कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये हमारे पास क्या है एवोगैड्रो नंबर। अब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये हमने कहाँ से लिया एवोगैड्रो नंबर, हमने इस चैप्टर 1 में डिस्कस किया है कि किस तरीके से एवोगैड्रो ने इसको कैलकुलेट किया था इस नंबर को, तो इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा 3.76 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल आसान है मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालना। कि आप क्या करेंगे, सिंपल आपको ये करना है कि जो भी एवोगैड्रो नंबर है उससे नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने उस मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे। क्लियर हो गया। अब इसका बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका जो बी पार्ट है इसमें क्या है 20 ग्राम ऑफ C6H12O, 6 ग्लूकोज के 20 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। अगेन इसका भी हम डेटा बना लेते हैं, और गिवन मास इसका कितना है 20 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होगा निकाल लेते हैं C6H12O6। इसको हमें यहाँ पे कार्बन के एटम का मास कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस हाइड्रोजन के एटम का मास 1 है मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस ऑक्सीजन के एटम मास 16 है मल्टीप्लाई बाय 6। तो आप इसको कर लें, कितना आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96, इसको हम प्लस कर देते हैं 72 प्लस 12 प्लस 96, टोटल आ जाएगा 96 72 12 180, 180 ग्राम इसका आ जाएगा हमारे पास मोलर मास। मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल मालूम करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर देखें,
सबसे पहले हमें मोल्स मालूम करने हैं, तो मोल का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल बराबर है किसके, गिवन मास के, और डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास हमारे पास कितना था 20 ग्राम, मोलर मास कितना था 180 ग्राम, तो ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 180, तो आंसर आ जाएगा 0.111। ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो उसका क्या तरीका होगा कि आप क्या करेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। Na से मुराद यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर। तो आप सिंपल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.111 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.68 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हमारे पास। आसान तरीका है। मॉलिक्यूल्स अक्सर स्टूडेंट इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बेटा कुछ भी नहीं है, आपने करना ये है सिंपल सा कि आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने, लंबा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ये दिया जाए कि भाई एटम्स की तादाद या मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है, तो सिंपल आप फर्स्ट काम ये करें कि नंबर ऑफ मोल्स निकालें। जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे तो उसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से, बस। इसका लंबा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बुक के अंदर वो दिया हुआ था इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया। मैंने ये मेथड यूज़ किया है जो कि बिल्कुल आसान है और ईजिली आपको ये समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर ये चैप्टर 1 की न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो गई। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, ज़रूर पूछिए। थैंक यू।